नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प फैसले पर बात करने वाले हैं। ये केस है आदिवासीज फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और ये जुड़ा है ओडिशा के सुंदरगढ़ जैसे अनुसूचित क्षेत्रों से। मतलब वो इलाके जिन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। हमारे पास जानकारी के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रूरी हिस्से हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन खास इलाकों में केंद्र और राज्य के कानून आखिर लागू कैसे होते हैं। क्या वहां रहने, वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ मतलब अनुसूचित जनजातियों का ही है? याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था, कोर्ट का जवाब क्या था? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया गया वो ये था कि क्या संसद या राज्य का बनाया कोई कानून अनुसूचित क्षेत्रों में अपने आप लागू हो जाता है, या फिर हर कानून के लिए राज्यपाल को एक अलग से मतलब पब्लिक नोटिस या अधिसूचना जारी करनी पड़ती है? हाँ, ये याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था। उनका कहना था कि बिना अधिसूचना के कोई कानून लागू नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी इस दलील के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 92 का हवाला दिया। अब वो कानून तो खैर रद्द हो चुका है। अच्छा, 1935 का कानून? जी, उस पुराने कानून में जो एक्सक्लूडेड एरियाज थे उनके लिए वाकई ऐसा ही नियम था। मतलब कोई कानून तब तक लागू नहीं होता था जब तक गवर्नर साहब अधिसूचना निकाल कर ना कहें। तो एक तरह से कानून को लागू करवाने के लिए उनकी हाँ चाहिए थी। लेकिन भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसका पैरा 5(1) वो बिल्कुल अलग है। वो ठीक उल्टा काम करता है। उल्टा कैसे? देखिए, वो इस सोच से शुरू होता है कि संसद या राज्य के कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होते हैं डिफॉल्ट रूप से। जब तक के राज्यपाल एक पब्लिक नोटिस यानी अधिसूचना के जरिए ये ना कहें कि भाई ये वाला कानून यहाँ लागू नहीं होगा, या फिर इसमें कुछ बदलाव करके कुछ अपवादों के साथ लागू होगा। ओह अच्छा, तो मतलब संविधान में डिफॉल्ट ये है कि कानून लागू होगा और राज्यपाल उसे रोक सकते हैं या बदल सकते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल की शक्ति कानून को शामिल करने की नहीं बल्कि उसे बाहर रखने या संशोधित करने की है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जब याचिकाकर्ताओं ने 1935 वाला तर्क दिया संविधान के मामले में, तो कोर्ट ने क्या कहा? मतलब माना इस बात को? नहीं, कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल नहीं माना, बल्कि कोर्ट ने इसे तर्कहीन या कहें बेतुका, प्रिपोस्टरस कहा। बेतुका? हाँ, कोर्ट ने चबरूलू लीला प्रसाद राव केस का हवाला दिया। वो एक संविधान पीठ का फैसला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के 5 या उससे ज्यादा जजों का। अच्छा। उस फैसले में ये साफ कर दिया गया था कि कानून संसद के हों या राज्य के, वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू माने जाते हैं जब तक राज्यपाल पैरा 5(1) के तहत अधिसूचना से उन्हें रोक न दें। अगर रोक नहीं है तो कानून लागू है। सिंपल। ठीक है। और ये भी कहा कि राज्यपाल इस पैरा 5(1) के तहत नए कानून बना नहीं सकते। वो सिर्फ मौजूदा कानूनों के लागू होने को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गई। तो ये जो मुख्य कानूनी सवाल था वो तो साफ हो गया, कानून अपने आप लागू होते हैं। लेकिन फिर याचिकाकर्ताओं की जो दूसरी बातें थी, जैसे कि सिर्फ आदिवासी ही वहां रह सकते हैं या वोट दे सकते हैं, उनका क्या हुआ? हाँ, तो कोर्ट ने उन दावों को भी इसी लॉजिक पर खारिज कर दिया। देखिए, जब सामान्य कानून डिफॉल्ट रूप से लागू होते हैं, हाँ, तो फिर संविधान का अनुच्छेद 19(1) भी लागू होता है। ये वो मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को भारत में कहीं भी रहने और बसने की आजादी देता है। अच्छा, तो ये अधिकार अनुसूचित क्षेत्रों में भी है? सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार वहां भी पूरी तरह लागू है। इस पर रोक सिर्फ अनुच्छेद 19(5) के तहत उचित कानूनी प्रतिबंध लगाकर ही हो सकती है। और 5वीं अनुसूची खुद ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाती कि सिर्फ एसटी समुदाय के लोग ही वहां रह सकते हैं। और वोट देने के अधिकार के बारे में? वही बात, जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वो भी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है जब तक राज्यपाल उसे रोके नहीं। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी योग्य भारतीय नागरिक जो उस क्षेत्र का सामान्य निवासी है, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी। जी हाँ, बिल्कुल, चाहे वो आदिवासी हो या ना हो, अगर वो कानून के तहत योग्य है और वहां का सामान्य निवासी है, तो वो वोटर लिस्ट में नाम लिखवा सकता है और वोट भी दे सकता है। और एक और मुद्दा था उनका कि अनुसूचित क्षेत्रों की सारी सीटें लोकसभा और विधानसभा की वो एसटी के लिए आरक्षित होनी चाहिए। हाँ, ये भी एक मांग थी, लेकिन कोर्ट ने इसे भी नहीं माना। क्यों? कोर्ट ने कहा कि सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के हिसाब से होता है।
ये अनुच्छेद जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। हाँ। लेकिन ये कहीं नहीं कहते कि किसी अनुसूचित क्षेत्र की सारी सीटें ही एसटी के लिए रिजर्व होंगी। ऐसा नहीं है। अच्छा। और साथ ही जो परिसीमन अधिनियम है 2002 का, डिलिमिटेशन एक्ट, जो चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है, वो कानून भी इन क्षेत्रों पर लागू होता है। तो आरक्षण नियमों के अनुसार होगा, 100% नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर ये फैसला ये साफ करता है कि अनुसूचित क्षेत्र कोई अलग थलग कानूनी द्वीप नहीं है। भारत के सामान्य कानून वहां लागू होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि राज्यपाल के पास 5वीं अनुसूची के तहत कुछ विशेष शक्तियां हैं कि वो कानूनों को वहां की जरूरतों के हिसाब से ढाल सकें, बदल सकें या रोक सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। डिफॉल्ट स्थिति यही है कि कानून लागू होंगे, राज्यपाल का रोल उसे मॉडिफाई या एक्सक्लूड करने का है। ये फैसला एक तरह से विशेष प्रावधानों और मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय कानूनों के बीच एक संतुलन बनाता है। कोर्ट ने देखे उदाहरण के लिए पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का भी जिक्र किया कि वो भी ऐसे ही लागू होता था जब तक राज्यपाल उसे रोक ना दें। तो ये एक काफी अहम और स्पष्ट करने वाला फैसला है। ये दोबारा बताता है कि राष्ट्रीय कानून 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, कानून डिफॉल्ट में लागू होते हैं, राज्यपाल की शक्ति उन्हें बदलने या रोकने की है, ना कि चुन कर लागू करने की। जी, और यहीं से एक अहम सवाल भी खड़ा होता है सोचने के लिए। हाँ, कि चलिए ये फैसला तो साफ करता है कि कानून डिफॉल्ट रूप से लागू होंगे, लेकिन 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) और 5(2) राज्यपाल को जो शक्तियां देते हैं, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए कानूनों को बदलने की या खास नियम बनाने की, उन शक्तियों का जमीनी हकीकत में कितना प्रभावी इस्तेमाल हो पाता है, ताकि इन क्षेत्रों और यहाँ रहने वाले लोगों की जो खास ज़रूरतें हैं उनका सच में ध्यान रखा जा सके। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है।